आपके पास समाज, घर, परिवार की व्यवस्था ना होते हुए भी आप अपने इरादों पर स्थिर रही कैसे? बचपन काफ़ी अभाव में गुजरा क्योंकि मैं जब 4 साल की थी तो मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। उसके बाद 8वीं में स्कूल छूट गया। 100 रुपये इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और वहाँ से हमारे काम की शुरुआत हुई है। जब हम प्रोडक्ट पहनते हैं ना तो हमको फील होता है कि ये किसी की मेहनत लगी है, किसी के जो बनाने वाला है उसके हाथ से कितनी बार तो खून निकला होगा। तो उसकी कदर होनी चाहिए और कदर करते हैं वही पहन पाते हैं, वही खरीद पाते हैं। आज भी ये दिक्कत है कि जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना दाम नहीं मिलता है। आगे पढ़ने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जब मेरे पास में मेल आया कि हम हमारे एनुअल फंक्शन में एज ए स्पीकर के तौर पे आपको बुलाना चाह रहे हैं। वापस जब आई तो महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी ने मुझे डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी थी। मुझे इंग्लिश नहीं आती, ये मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन आगे वाले को हिंदी नहीं आती है तो वो उसकी प्रॉब्लम है। बोला कि रोमा जी ये आपका लेवल नहीं है, आप जहाँ फील्ड में काम करें वही आपके लिए बेटर है, ये जिद आप छोड़ दीजिए। रोना भी आया, लेकिन मैंने कहा मैं ये फैसला जरूर करूँगी। बस यही जज्बा आपका ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे बीच आज एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने अपने संकल्प से काफी उपलब्धियां हासिल की है। नारी शक्ति पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वुमेन ऑफ द डिकेड अमिताभ बच्चन जी ने केबीसी में इन्हें करमवीर अवार्ड से सम्मानित किया। द हर अवार्ड बाय फेसबुक एंड यूनाइटेड नेशन वुमेन एंड मेनी मोर। डॉक्टर रोमा जी, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है ऑल दैट शी वांट्स। वो एक मुहावरा है, कहते हैं ना, जैसा देश वैसा बेस। आपने अभी आपका पहनावा कभी चेंज नहीं किया, ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारी पहचान है। जब मैं इंडिया से बाहर होती हूँ तो लोग बोलते हैं आप इंडिया से हैं। जब राजस्थान से बाहर होती हूँ तो लोग कहते हैं कि आप राजस्थान से हैं। तो ये हमारी पहचान है, हमें पहचान मुंह से बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम हमारा राजस्थान साथ में लेके चलते हैं। ये है भारतीय नारी की पहचान। सुविधा रहते हुए भी एक इंसान नया काम करने में घबरा जाता है, पर आपके पास समाज, घर, परिवार की व्यवस्था ना होते हुए भी आप अपने इरादों पर स्थिर रही कैसे? इम्पॉसिबल था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरीके से कुछ काम भी कर पाऊँगी। क्योंकि मैं जहाँ से आती हूँ पश्चिमी राजस्थान, बाड़मेर पूरा डेजर्ट एरिया है और रेत की टिब्बों के बीच में दूर दूर ढाणियाँ बनी हुई है। वैसे दूसरी जगह पे लोग इकट्ठे गांव में रहते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं है। वहाँ पे खेतों में दूर दूर ढाणियाँ उसमें रहते हैं और रोज़गार का कोई अवसर नहीं है उधर महिलाओं के लिए खास करके। तो वहीं पे मेरा भी जन्म हुआ एक ढाणी में और बचपन काफ़ी अभाव में गुजरा क्योंकि मैं जब 4 साल की थी तो मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। उसके बाद 8वीं में स्कूल छूट गया, आगे की पढ़ाई नहीं हो पाई, लेकिन जब भी टाइम मिलता तो दादी के साथ में बैठ के कसीदाकारी का काम मैं सीखती थी। अच्छा। 16-17 साल की उम्र में शादी हो गई। शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी क्योंकि मेरा तो 8वीं में स्कूल छूट गया था और मेरे हस्बैंड का 5वीं में। तो ऐसा कोई स्थायी रोज़गार नहीं था। और जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम थी, उसको अच्छी मेडिसिन की ज़रूरत थी, हॉस्पिटल की ज़रूरत थी, उसको नहीं दिला पाए। तो उस समय लगा कि ऐसी ज़िंदगी क्यों जीनी। कई नेगेटिव थॉट आने लगे कि मैं ज़िंदगी ही ख़त्म कर लूँ, क्योंकि पहले बचपन में माँ को खो दिया, फिर बच्चे को। तो ऐसी स्थिति में फिर लगा कि नहीं, ज़िंदगी से हार मानने से अच्छा मैं कुछ काम करूँ जिससे मेरा मन भी लगे और मेरा घर भी चले। तो लेकिन एक गांव की महिला क्या करेगी, कोई मार्केटिंग का आइडिया नहीं, रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा, क्या शुरू करना है, कोई आइडिया नहीं था। फिर लगा कि जो दादी से कसीदाकारी का काम सीखा है उसी से मैं बैग बनाऊं, और जो महिलाएं गांव की है वो मायके जाएगी तो सुंदर बैग जरूर लेके जाएगी। तो मैंने सुई धागा हाथ में लिया 2008 में और बैग बनाने की शुरुआत करी। लेकिन जो हैंड एम्ब्रॉयडरी थी वो तो हाथ से कर लिया, जो स्टिचिंग थी वो मशीन से होनी थी। मशीन मेरे पास थी नहीं, न मैं खरीदने के लिए सक्षम थी। तो उस समय लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी,
लेकिन फिर लगा कि ये समस्या सिर्फ मेरी अकेली की नहीं है, मेरी और भी बहनों को काम की ज़रूरत है, क्यों ना हम मिल के करें। तो फिर अड़ोस पड़ोस की बहनों से बात किया और 10 महिलाओं ने मिल के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, 100 रुपये इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और वहाँ से हमारे काम की शुरुआत हुई। वाह, बहुत अच्छी जर्नी रही ना। आपने सब में वो हिम्मत बनाई और ये शुरू किया। बिल्कुल, इतना आसान नहीं था घर से बाहर निकलना, घर के लोगों की बातें सुनना, फिर पड़ोस के लोगों की, लेकिन मैंने हमेशा मेरे काम पे फोकस किया, किसी की बातों पे ध्यान नहीं दिया और जब सक्षम हुए तो सब लोग साथ में आ गए। और काफ़ी लोगों ने बातें भी बनाई होगी, क्योंकि गाँवों में ज़्यादा होता है ना। कोई बात नहीं, वो उनका काम है, जिनकी जैसी सोच होती है वो वैसा करेगा, लेकिन खुद पे भरोसा होना चाहिए और जो कार्य अपन कर रहे हैं वो सही होना चाहिए, फिर कोई नहीं रोक सकता। वही ना, सवाल जवाब करना बहुत आसान है जी, पर जिस परिस्थितियों से आप गुजरे और वो जज्बा बनाए रखना, वो पॉसिबल था आपके लिए और आप उस पे खरी उतरी, आपकी मेहनत रंग लाई। बिल्कुल। तो आपका फैशन शो, पहला फैशन शो कब, कैसे और कहाँ शुरू हुआ? देखिए, पहले बैग बनाने से शुरुआत की, फिर हमने होम फर्निशिंग आइटम बनाए, जैसे बेड कवर, कुशन कवर, टेबल कवर, मैट रनर। उसके बाद में हमें लगा कि हमें एग्जीबिशन करना चाहिए, तो एग्जीबिशन शुरू किए। फिर लगा कि जो पहनने के कपड़े हैं वो बनाएंगे तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे, तो यही सोच के हमने अलग अलग जगह से फैब्रिक लिया, जैसे टसर सिल्क, मूंगा मटका, चंदेरी, मैसूरी, ऐसे फैब्रिक लेके उसके साथ में एप्लिक में, एम्ब्रॉयडरी में साड़ीज़, कुर्ते, दुपट्टे ये बनाने शुरू किए। लेकिन जब बनाया तो लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था कि पहना हुआ कैसे लगेगा, तो हमने सोचा हम कैसे लोगों को इसमें कन्विंस करें। तो किसी ने बोला कि आप फैशन शो करिए, तो फैशन शो के तो नाम से ही हमें तो डर लगता था कि छोटे कपड़े पहनना ऐसा फैशन शो होता है, हम क्यों फैशन शो करें। फिर लगा कि नहीं, हेरिटेज फैशन शो भी हम कर सकते हैं। हाँ। लेकिन वही प्रॉब्लम कि आर्टिजनों को फैशन शो का मौका कहाँ मिलेगा, वो फैशन शो करने का तो काम है डिजाइनरों का। उस समय राजस्थान में, जयपुर में राजस्थान हेरिटेज वीक हो रहा था और वहाँ पे हमने जाके रिक्वेस्ट किया कि हमें फैशन शो करना है। तो उन्होंने भी बोला कि आप आर्टिजन हैं, यहाँ पे तो डिज़ाइनर्स लोग आ रहे हैं, उनका कलेक्शन के साथ में आप कैसे फैशन शो कर पाओगे। तो वहाँ पे हमने जिद किया कि हमें एक बार फैशन शो करना है, आप हमें एक बार मौका दीजिए। तो वहाँ से मौका मिला, लेकिन वास्तव में प्रॉब्लम ये थी कि जो डिज़ाइनर्स अपना कलेक्शन लेके आ रहे हैं, क्या कलर थीम रहेगा, क्या कॉस्ट्यूम डिज़ाइन रहेगा, हम कैसा कलेक्शन बनाएं। तो हमने सोचा हम और बड़े एनजीओ से हेल्प मांगते हैं। तो हमने उनको जाके बोला कि आप हमारी इसमें मदद करिए। तो उन्होंने भी यही बोला कि रुमा जी, ये आपका लेवल नहीं है, आप जहाँ फील्ड में काम करें वही आपके लिए बेटर है, ये जिद आप छोड़ दीजिए। बड़ा दुख हुआ कि कोई मदद करने वाला नहीं है, रोना भी आया, लेकिन मैंने कहा मैं ये फैशन शो ज़रूर करूँगी। तो जैसा मुझे समझ में आया, मैंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया, कलर थीम लिया, मेरा कलेक्शन बनाया। ऐसा भी लग रहा था कि किसी को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन इतनी मेहनत की है और मुझे पसंद है तो लोगों को ज़रूर आएगा, यही सोच के हमारा कलेक्शन जब रैंप पे उतरा तो सारे डिज़ाइनर, ऑडियंस सब ने खड़े होकर तालियां बजाई। और नेक्स्ट शो के लिए डिज़ाइनर बाड़मेर अपने कलेक्शन बनाने के लिए आए और उसके बाद में मैं ट्राइब्स इंडिया की गुडविल एम्बेसडर रही। और जो ट्राइब्स आर्टिजन हैं उनके लिए हमने अलग अलग स्टेट में फैशन शो ऑर्गेनाइज करवाए, उनकी कला को प्रमोट करने के लिए। और उसके बाद में डिज़ाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मैंने ही जीता था। अमेजिंग। तो लगा कि जब हमारे सामने कोई परेशानी आती है, समस्याएं आती है, तो हम पॉजिटिव सोच के उसको ये सोच के आगे बढ़ते हैं कि नया सीखने को मिल रहा है, तो कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर उस समय मेरी कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने में वो हेल्प कर देते तो मैं डिज़ाइनर कभी नहीं बन पाती। करेक्ट। तो हर सुनती कुछ न कुछ नया सिखा के जाती है। तो आप में ये डिज़ाइनर का जज्बा कहाँ से आया? वो तो मुझे डिजाइनिंग हर का। हाँ, काम को बढ़ाना है तो कुछ तो नया करना पड़ेगा। नया नहीं करेंगे तो मार्केट में नहीं चलेगा। तो उस हिसाब से हमेशा हमने नवाचार किया है। पहले सिर्फ घर में एम्ब्रॉयडरी करते थे, खुद के लिए कपड़े बना देते थे, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करते थे। लेकिन उसको मार्केट के हिसाब से मार्केट में लाना, क्योंकि काम तो सबको आता है, लेकिन क्वालिटी कैसी रखनी है, क्या कलर थीम चल रहा है, क्या कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करना है,
तो ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए हमें ट्रेन करना पड़ता है गांव के आर्टिजनों को। उनके लिए पहले हम स्किल की ट्रेनिंग देते हैं, फिर मार्केटिंग की, फिर उनको मार्केट से लिंक करते हैं, एक्सपोजर विजिट करवाते हैं, जो अपन प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है, कौन लोग है जो इनको वापस यूज कर रहा है। तो ये माइंड खुलना ज़रूरी है आर्टिजनों के लिए, क्योंकि तब हमें पता ही नहीं है हम क्या बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, तो हम क्या उसको कैसे जज कर पाएंगे। अगर आपके पास में 100 पीस का एक साथ में ऑर्डर आ रहा है, उनको एक साथ में 2-3 दिन में चाहिए, तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि हाथ का काम है, टाइम तो लगेगा और फास्ट भी करके देना है। तो वो कैसे हो सकता है जब हम साथ में समूह में बैठ के काम करेंगे तब। तो ऐसा हुआ है कभी आपको बल्क ऑर्डर आया है और आप पे टाइम बिल्कुल, हमने तो जो कैसे आपने 3 महीने में ऑर्डर पूरे होने वाले थे वो हमने 7-7 दिन में करके दिए हैं। अच्छा, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके पास वेल इक्विप्ड लेडीज स्टाफ है जो आपका काम टाइम पे डिलीवर कर सकते हैं। और नहीं, बिल्कुल, हमने तो 10 महिलाओं से शुरुआत की थी, आज 50,000 से ज़्यादा बहनें हमारे साथ में जुड़ी हुई है। तो आप करंट फैशन से कैसे अपडेटेड रहते हैं? देखिए, अब तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के थ्रू हम देखते हैं कि कहाँ पे क्या चल रहा है, आने वाले समर में क्या कलर चलेगा, विंटर में क्या चलेगा, तो ये सारी चीज़ों से अपडेट रहना पड़ता है। और आपके फैशन लाइन किस स्टेटमेंट पे है? आपका जो रुमा देवी जो आपका अभी हम कलेक्शन रोमायना के नाम से नया ब्रांड लेके आ रहे हैं, तो क्योंकि हमको हर हाथ में काम देना है, और हर हाथ में काम तभी दे पाएंगे जब उनका खुद का ब्रांड होगा। और वो ब्रांड हम अभी लेके आ रहे हैं रोमायना के नाम से। 13 दिसंबर को यहाँ पे मुंबई में मुक्ति ऑडिटोरियम में लॉन्चिंग का प्रोग्राम भी है। हमारा ध्येय है कि हमारे यहाँ की जो स्थानीय कला है, संस्कृति है, इसको बचा के कैसे रखना है। और जब तक ये चीज़ें रोजगार से नहीं जुड़ेगी तो वो नहीं बच पाएगी, क्योंकि हर एक को काम की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है। तो ट्रेडिशनल तभी हम बचा पाएंगे, क्योंकि अभी जो हमारा प्रोग्राम हो रहा है रोमायना रंगोत्सव के नाम से, उसमें जो फोक म्यूजिक आर्टिस्ट है, हमेशा हमारा ये रहता है कि जो फोक म्यूजिक वाले हैं उनको मंच नहीं मिलता है। वो धीरे धीरे गाँव में ही कला ख़त्म हो रही है, तो उनको कैसे लेके आना है। जो वीणा पे 5 तारा वीणा पे गोरख की, दादू की, मीरा की जो वाणियाँ गाई जाती थी, वो धीरे धीरे लुप्त हो जा रही है। तो उसको कैसे आगे बढ़ाएं। तो वहाँ पे गांव में जागरण होती है, वहाँ जाके हम रिकॉर्ड करते हैं। जो पुरानी टाइप की कैसेट्स होती थी वो भी हमारे पास में 5,000 से ज़्यादा रिकॉर्ड अभी पड़े हैं, उनको अभी डिजिटल कर रहे हैं। और साथ साथ में रोज़ हमारे वहाँ पे लगभग 2 घंटे सत्संग होती है, उसमें नए नए आर्टिस्ट आते हैं, उनको सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करते हैं और आगे उनको काम मिले, इस तरीके से मंच मिले। तो वो हमेशा प्रयास रहता है। और साल में एक बड़ा इवेंट होता है हमारा वाणी उत्सव के नाम से, जिसमें हम वीणा भी भेंट करते हैं, क्योंकि वीणा बनाने वाले भी आर्टिस्ट नहीं रहे, तो उनको भी काम मिल जाता है। और उनको वीणा देते हैं तो उनका भी उत्साह बढ़ता है कि हमें सपोर्ट मिल रहा है, तो हमें भी आगे आना चाहिए। तो बच्चे भी आगे आ रहे हैं, युवा भी आ रहे हैं और बुजुर्ग भी आ रहे हैं। तो इस तरीके का ये है जो है, तो इनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो म्यूज़िक का तो आपने बताया कि युवा लोग आगे आ रहे हैं। जो फैशन आप बता रहे हो, आप जो इवेंट करना चाह रहे हो और आपका जो ब्रांड है, आपको लगता है कि यूथ अब वापस वही फैशन को अपना सकती है या अपनाना चाह रही है? बिल्कुल, यूथ के हिसाब से अगर अपन प्रोडक्ट तैयार करेंगे तो यूथ भी, क्योंकि आजकल सबको ऑर्गेनिक चाहिए, प्रकृति से नज़दीक रहना है सबको। तो वो तभी हो पाएगा, क्योंकि आज अपन जो फूड खा रहे हैं तो 100% ऑर्गेनिक है, ये तो अपन को नहीं आइडिया है। लेकिन गांव में आज भी ऑर्गेनिक चीज़ें बनती है, चाहे वो सूखी सब्जियां हो, क्योंकि जब सीजन होता है तो उसको सुखा के घर में तैयार की जाती है, तो वो एकदम ऑर्गेनिक होती है। जब बात करें फैशन की, कपड़ों की, तो जो हैंडमेड प्रोडक्ट बनते हैं, अगर उसकी बुनाई भी हाथ से हो रही है, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी हाथ से हो रही है, तो कितना टाइम लगता है एक आदमी का बनाने में। और वो एकाग्र होके उस पर काम करता है, और जब एकाग्र होके वो काम करता है तो उनके जो थॉट है वो कितने उसमें शामिल होते हैं। तो वो एक भावना उसकी जुड़ी हुई होती है। जब हम प्रोडक्ट पहनते हैं ना, तो हमको फील होता है कि ये किसी की मेहनत लगी है,
किसी के जो बनाने वाला है उसके हाथ से कितनी बार तो खून निकला होगा। हाँ, तो उसकी कदर होनी चाहिए, और कदर करते हैं वही पहन पाते हैं, वही खरीद पाते हैं। डेफिनेटली। आप आपके स्किल में तो एक्सपर्ट रही है, बट आपने अपना नफ़ा और नुकसान कैसे कैलकुलेट कब सीखा? देखिए, मैंने कभी मेरा नफा नहीं देखा। नहीं, मुझे हाँ। काम की जरूरत है, काम देना है सबको, और मेहनत करनी है, बस यही मैंने सीखा है। और जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं, ये आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया, क्योंकि हर किसी को मालूम नहीं होता है। वो सोचते हैं कि हम काम कर रहे हैं, हमें पैसे मिल रहे हैं, लेकिन वो राइट कॉस्ट नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि कई खर्चे ऐसे होते हैं जो वो छुपे हुए होते हैं और वही नुकसानदायक होते हैं। करेक्ट। तो जब हम काम करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के फिर उनकी कॉस्ट निकालनी चाहिए। तो कहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है, कितने का है, फिर उसमें जैसे हम एप्लिक कटवर्क करते हैं, तो एप्लिक कटवर्क में 2 कपड़े लगते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेश फैब्रिक आया, उसके ऊपर हमने ट्रेसिंग किया। ट्रेसिंग करने के बाद में कटिंग होती है, जैसे सैनी और हथौड़ी से लकड़ी की नक्काशी होती है, वैसे कपड़े की कटिंग होती है, कैसी सी कटिंग नहीं होती है ये। उसके बाद में कटिंग होने के बाद में दूसरा कपड़ा होता है, उसको ग्वार का गम का पाउडर आता है, उससे पेस्ट करते हैं। पेस्ट होने के बाद में वो महिला के हाथ में जाता है, और जैसी डिज़ाइन कटिंग हुई है वैसा ही सुई की नोक से वो हल्का हल्का मोड़ के पूरी तुरपाई की जाती है। उसके बाद में जब प्रोडक्ट रेडी होके आता है तो उसको 12 घंटा पानी में भिगो के रखते हैं, तब वो ग्वार का गम है वो फ्री होता है। उसके बाद में उसको डाइंग होती है, प्रेस होती है, चेकिंग होती है, पैकिंग होती है, तो ओवरहेड कॉस्ट उसके साथ में डालनी पड़ती है। कई लोग तो मोटा मोटी मतलब कॉस्ट आती है वही देखते हैं, लेकिन अपना लाइट भी लग रहा है, अपना समय भी लग रहा है, पैकेजिंग भी लग रही है, आयरन भी लग रही है, डाइंग के लिए जाना आना, वो सब पूरा टाइम इसके साथ में इंक्लूड करके देना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेहनत कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो सबसे बड़ा होता है, राइट? जो आप अभी आज आपने भी ये बताया। दिक्कत है कि जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना दाम नहीं मिलता है, बहुत कंपटीशन भी है। ओके। तो तो इसको भी धीरे धीरे लाने की कोशिश वही करें। मेरी लड़ाई शुरुआत से यही रही है, क्योंकि मैंने भी 2-3 रुपए में काम किया है, तो तभी मुझे लगा कि नहीं, हमें सीधा मार्केट से जुड़ना है और हमने सीधा कस्टमर को टच करना है, इसीलिए हमने एग्जीबिशन करने शुरू किए थे। ओके। एक बड़ा बिजनेस बनाने में जो फंड्स की ज़रूरत होती है, वो आपने कैसे जुड़ाया? नहीं, वो तो हमारे पास होता तो आज तक 5 लाख महीने जुड़ भी जाती लेकिन इसके लिए तो हमेशा संघर्ष रहा है। अच्छा। तो अभी आप क्या आगे प्लान कर रहे हैं? अभी काफ़ी लोग हमारे साथ में आ रहे हैं जो रोमायना के नाम से ब्रांड लॉन्च करेंगे उसमें। तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगता है और उसको हम किस तरीके से आगे लेके जा रहे हैं, तो वो थोड़े दिन में ही पता चल जाएगा कि हम इसको कहाँ, मतलब हमारा विजन है वो तो 5 लाख महिलाओं तक है और वो हम करेंगे ही। कितने सालों तक आप देख रही हो, या देख आगे आपका मोटिव है कि 5 लाख औरतें आपके अंडर रोमायना में काम करेंगे? है, अंडर नहीं कहूँगी मैं, वो उनका खुद का ब्रांड है और खुद के ब्रांड के साथ में काम करेगी, खुद वो बिजनेस वूमेन बनेगी। अच्छा। मुझे किसी को लेबर नहीं बनाना है, मुझे बिजनेसमैन बनाना है। बस यही जज्बा आपका ना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि किसी के अंडर नहीं, खुद सब अपने बल पे खड़े रहो। बस। आप जैसे बाड़मेर से आपने आपका व्यवसाय शुरू किया था, वहाँ होता है ग्राम पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, गवर्नमेंट, ये आपको मदद भी करते हैं और साथों साथ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। तो ये जर्नी कैसी रही आपकी? देखिए, शुरुआत में तो बहुत टिपिकल था, क्योंकि जब हमें कोई नहीं पहचानता है, हम उनके घर जाते हैं तो उनके कई तरह के क्वेश्चन होते थे। जो बुजुर्ग लोग होते थे खास करके, तो वो पूछते कौन है आप, कहाँ से आए हैं, यहाँ कोई काम करने वाला नहीं है, पता नहीं इनको क्या सिखा के जाओगे, कल ये काम करेगी या नहीं करेगी, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन होते थे। तब लगता है कि हम इतनी दूर से चल के आए हैं, मतलब वहाँ पे आज से 15 साल
16 साल पहले की बात करें तो वहाँ ना चलने को सड़क थी, ना पीने के लिए पानी था, और धूप भी तो ऐसी रहती है कि 50+ डिग्री टेम्परेचर रहता है। ऐसी स्थिति में उनके घर पहुँचते तो उनके इस तरीके के क्वेश्चन सुनते तो नर्वस हो जाते थे कि भाई क्यों कर रहे हैं। फिर लगता कि काम की ज़रूरत तो हमारी बहनों को है, तो उनसे मिलते तब लगता कि नहीं, काम की ज़रूरत वास्तव में इनको है, इनको नहीं। तो उनके घर वालों को समझाते कि भाई इनको कहीं नहीं जाना है, ये घर का काम भी करेगी और जो भी दिन में 2-3 घंटा टाइम मिलेगा उसमें ये काम करके देगी, हम इनको घर बैठे काम दे के जाएंगे, लेके जाएंगे, इनको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा। तो ऐसे करके कुछ बहनों को साथ में जोड़ा। जब उनके पास में इनकम आनी शुरू हुई तो और भी बहनें साथ में जुड़ना शुरू हुई। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे इतने नंबर्स बढ़ाए हमने। अच्छा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेंटर में आके काम करे, आप नहीं, उन्हें नहीं। घर पे ही काम देते हैं और वहीं से वो लोग काम शुरू करते हैं। जी। इस जर्नी में आपके हस्बैंड का क्या साथ रहा? उन्हें आप पर कितना विश्वास रहा और उनका साथ शुरू से ही था या जैसे जैसे आप सफल हुई नहीं, वो हस्बैंड बढ़ता ने गया? काम के लिए कभी मना नहीं किया, तो वही मेरे लिए सबसे अच्छा सपोर्ट रहा। तो जब शुरू में आपने ये प्लान और आइडिया बताया उनको, उनका कैसा रिएक्शन, कैसा रिस्पॉन्स? मैंने छोटे से शुरुआत की थी, तो ज़्यादा मतलब बड़ा काम नहीं था मेरे पास में। मैं तो एक सिलाई मशीन खरीद के छोटा सा काम की शुरुआत की थी। लेकिन धीरे धीरे उनको भी विश्वास हो गया है कि नहीं, वास्तव में ये सही काम कर रहे हैं। हाँ, तो शुरुआत में तो दिक्कत सबको होती है, वैसे ही मुझे भी हुई। घर से बाहर एक रूम किराए पे लेके वहाँ से काम की शुरुआत करनी पड़ी। लेकिन जब सक्षम हुई तो मुझे लगा कि नहीं, घर की जिम्मेदारी भी तो मेरी ही है ना। तो मेरे सास ससुर जी बुजुर्ग है तो उनके साथ ही रहना चाहिए मुझे। मैं वापस साथ में रहना शुरू किया और अभी भी हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, देवर देवरानियाँ, सास ससुर जी, हस्बैंड सब। लेकिन शुरुआत में तो कठिनाई आती ही आती है और संघर्ष हमेशा रहता है। ऐसा नहीं है कि आज संघर्ष खत्म हो गया, उस समय अलग टाइप के थे, अब अलग है। संघर्ष हर लेकिन मोड़ पे। संघर्ष से कभी हारना भी नहीं चाहिए ना। जब तक हमारे सामने कोई संघर्ष नहीं आएगा तब हम नया सोच नहीं पाएंगे, हमारे आगे अंदर बढ़ भी हिम्मत नहीं भी नहीं पाएंगे। आएगी। हाँ, वो तो सही है। क्योंकि आज सक्षम परिवार है तो उन महिलाओं को जरूरत भी नहीं रहती है कि हमें कुछ करना है। लेकिन जो जज्बा होता है ना, वो होता है तो हर कोई कर पाता है। तो आपका परिवार भी इसमें जुड़ा हुआ है आपके साथ? ये सब अलग अलग काम कर रहे हैं। इस काम में आप एकदम स्किल्ड है, बट जब आपने शुरू किया था आपको इस काम के बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, आपको कोई ना ठगे, आपने क्या किया उसके लिए? देखिए, धीरे धीरे हमने मार्केट में जाके ही सीखा है, क्योंकि पहले तो हमें कोई आइडिया नहीं था। जब फर्स्ट बार हम एग्जीबिशन करने गए थे तो बहुत घबराहट हो रही थी, कैसे लोगों से बात करेंगे, हमें तो सिर्फ मारवाड़ी आती है, हिंदी भी नहीं आती है। तो फर्स्ट एग्जीबिशन था मेरा 2010 में दिल्ली में रफी मारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और वो 3 दिन के एग्जीबिशन में हमारी 10 से 15 हज़ार रुपये की सेल हुई थी। तो वहाँ से हमें हिम्मत मिल गई कि हमें नेक्स्ट एग्जीबिशन की अच्छी तैयारी करनी है। और ठगने वाली बात तो हमने बीच में किसी को रखा ही नहीं था, हम सीधा कस्टमर से ही डील कर रहे थे। अच्छा। तो उनको भी पता है ये गांव से आए हैं, इतनी मेहनत करके इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं, तो उन्होंने भी खूब साथ दिया। क्योंकि हमारे कस्टमर है वो ज़्यादातर महिलाएं होती है और महिला की समस्याएं समझती है। आप इंटरनेशनल भी ट्रैवल करती है, कभी आपको हिचकिचाहट हुई कि लैंग्वेज एक बैरियर है, या इस वजह से आपको कभी कोई प्रॉब्लम हुई होगी या हुई थी? लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम तो होता ही है, लेकिन मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है कि हम लैंग्वेज के हिसाब से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं जर्मनी में थी, मेरा बैग ट्रेन में छूट गया था, मेरे साथ में ट्रांसलेटर भी थी। तो हम जहाँ स्टेशन पे उतरे तो वहाँ पे कोई मतलब वहाँ नहीं दिखा कि हेल्प कहाँ से होगी, क्योंकि वहाँ पे तो सारे मशीन से काम होता है। तो कोई एक दिखा तो उन्होंने बोला कि आप सेंट्रल जो स्टेशन है वहाँ जाइए। तो वहाँ पे गए तो उसने इंग्लिश में बात करने की कोशिश किया, तो वहाँ इंग्लिश में बात करने के लिए कोई तैयार नहीं था। फिर मैंने हिंदी में बोला मेरा बैग छूट गया भैया।
तो उनको लगा कि वास्तव में उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो कोई इंग्लिश बोलने वाले को लेके आए और आधे घंटे में हमारा बैग भी लाके दे दिया। अच्छा। उस टाइम समझ में आया कि वो अपनी जर्मन भाषा बोल रहे हैं। हाँ हाँ। तो भाषा बॉन्डिंग नहीं है, जो अपनी है उसी की रिस्पेक्ट होती है हर जगह। हाँ। और उसके बाद मैंने कभी मतलब ये माइंड नहीं किया कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो मैं कहीं नहीं जा सकती। आजकल तो गूगल हो गया है, सब ट्रांसलेट भी हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती है। लेकिन मुझे इंग्लिश नहीं आती ये मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन आगे वाले को हिंदी नहीं आती है तो वो उसकी प्रॉब्लम है। सही। ये आप अपने एजुकेशन के बारे में कुछ बताना चाहोगी? आपने सिर्फ 8वीं तक पढ़ा है, फिर भी आप इतना बड़ा व्यवसाय चला रही है, कैसे? देखिए, मेरी 8वीं में स्कूल छूट गई, लेकिन आज भी जो बच्चियां हैं उनकी स्कूल छूट जाती है। तो मेरा यही सपना है कि जिस तरीके से मैंने फेस किया है वो मेरी और बहनों को ना करना पड़े। तो हम एक सालाना स्कॉलरशिप का रखते हैं, जिसमें जो आगे की पढ़ाई करना चाहती है और वो नहीं कर पाती है, लड़कियां खास तौर पे, तो उनके लिए हम स्कॉलरशिप की एक हमारे अक्षरा योजना के नाम से योजना चलती है, जिसमें हम 25 से 75 हज़ार रुपये उनको सालाना देते हैं, जिससे वो अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सके। अच्छा। मेरी पढ़ाई 8वीं में छूट गई थी। मैंने कभी कॉलेज के बारे में या आगे पढ़ने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जब मेरे पास में मेल आया कि हम हमारे एनुअल फंक्शन में एज ए स्पीकर के तौर पे आपको बुलाना चाह रहे हैं, मैंने कहा मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था और मैं वहाँ जाके क्या करूँगी। 1 महीना तक हमने उनको वापस जवाब भी नहीं दिया था। फिर उनका मेल आया कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं उनको इंडिया के बारे में कितना नॉलेज होगा, दिल्ली बॉम्बे ऐसी जगह के, लेकिन रूरल एरिया में क्या हो रहा है वो आपसे सीखेंगे। तो एक उनका ये भी था कि जो हार्वर्ड में स्पीकर आता है वो टिकट वगैरह खुद की होती है। तो मैंने कहा मैं 10 लाख रुपए का खर्चा करके वहाँ आऊँगी तो यहाँ पे काम कैसे करूँगी। तो मैंने कहा मुझे नहीं जाना। उसी टाइम मुझे बॉम्बे में जानकी देवी बजाज पुरस्कार मिल रहा था, और जब बजाज ग्रुप को पता चला कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है और ये छोड़ रहे हैं कि हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है, तो उन्होंने बोला कि हम आपकी टिकट बनाते हैं और आप जाइए। वाह, कमेंडेबल। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद में जो 1 दिन का प्रोग्राम था वो मेरा 3 दिन का हो गया। एक दिन स्पीच था, दूसरे दिन वर्कशॉप था, तीसरे दिन भारतीय दूतावास में बड़ा प्रोग्राम रखा गया, उसमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर लोगों को बुलाया। और जब उन्होंने मतलब ये यहाँ की कला के बारे में समझा, तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ से स्टूडेंट्स भेजेंगे वहाँ पे रिसर्च करने के लिए और फिर वहाँ की कला को यहाँ के सिलेबस में शामिल करेंगे। तो मतलब इतनी खुशी हुई कि अच्छा हुआ मैं यहाँ पे आई और ये सारा चीज़ें हो पाई। और वापस जब आई तो महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी ने मुझे डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी दी। वाह, मुझे गर्व हो रहा है सुन के, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये सबसे छोटा माने जाने वाला सुई धागे का काम करने से कोई अवार्ड भी मिलता है। जब सबसे पहले कलेक्टर साहब के हाथों से मुझे सम्मानित किया गया तो मुझे लगा ये मेरे पास में बड़ी जिम्मेदारी आई है, सिर्फ अवार्ड नहीं होते हैं। उसके बाद में हमें राज्यपाल जी के हाथों से और जब राष्ट्रपति जी के हाथों से राष्ट्रपति भवन में जाके सम्मान लेना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत गर्व की बात थी। और ये सम्मान सिर्फ मैं सम्मान तक ही सीमित नहीं रखती, ये हर सम्मान के साथ में नई जिम्मेदारी समझी और आगे के लिए और अच्छा कार्य करने का सोचा। और ये सम्मान सिर्फ मेरा अकेले का नहीं, मेरे साथ में जो 50,000 बहनें जुड़ी हुई है उन सभी का है। इसी तरीके से मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बहनें ऐसा अच्छा काम करें और ये सम्मान प्राप्त करें, जिससे उनका हौसला बढ़े और भी लोग देख के उनको अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। आपने बेटी पढ़ाओ पे बताया है, और एक फाउंडेशन है जो बेटी बचाओ पे आप चलाती है, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? ये जो बेटी पढ़ाओ वाला प्रोग्राम है ये हमारा अक्षरा योजना के नाम से चलता है, और एक हमारा चलता है रक्षा योजना के नाम से। जो 1 साल से छोटी बच्ची होती है उसको हम एक गांव से एक बेटी को लेते हैं और उसको उस गांव की ब्रांड एम्बेसडर बना के उनके लिए हम 20 से 25 हज़ार रुपये की FD करवा के सुकन्या समृद्धि योजना से जोड़ देते हैं, ताकि वो
12th के बाद में उसको वो आगे की पढ़ाई के लिए पैसों की ज़रूरत हो तो उनके पास में खुद के पैसे हो, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं, उनका भविष्य आज ही सिक्योर है। तो इस तरीके के हम प्रोग्राम करते हैं, अलग अलग गांव में कर रहे हैं, अभी हम बाड़मेर में कर रहे हैं, सांचौर में कर रहे हैं, सिरोही में कर रहे हैं, अभी जोधपुर में भी करने वाले हैं। तो इस तरीके से बेटी बचाओ वाला प्रोग्राम करते हैं। जब कोई बेटी ब्रांड एम्बेसडर बनती है आज 1 साल से छोटी उम्र में, तो पड़ोस वालों को भी लगता है कि उनकी बेटी के लिए इतना कर रहे हैं तो हम भी हमारी बेटी के लिए कर रहे हैं। हाँ, किसी पे निर्भर होने की जरूरत नहीं होती है उन्हें वो। तो ऐसे ही हम स्पोर्ट्स में भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं जब 8वीं में थी तो एक बार मुझे टूर्नामेंट जाने का मौका मिला। उसके बाद में ना तो मेरी पढ़ाई हो पाई और ना मैं कोई स्पोर्ट्स में जा पाई। लेकिन जब मैं ट्राइब्स इंडिया की गुडविल एम्बेसडर थी और मैरी कॉम ब्रांड एम्बेसडर थी। अच्छा। जब मैरी कॉम के बारे में मुझे पता चला कि मैरी कॉम 3 बच्चों की माँ होने के बावजूद भारत के लिए इतने गोल्ड मेडल लेके आई है बॉक्सिंग में, तो हमारे राजस्थान के बच्चों में भी टैलेंट तो खूब है लेकिन संसाधन नहीं है जहाँ से वो तैयारी कर सके। तो उसी समय मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना है। तो एक हमने इंडोर स्टेडियम बनाने का सोचा और अभी उसका काम ऑन प्रोसेस में है, काम चल रहा है, जल्द ही वो भी पूरा होने वाला है और हमारे वहाँ के बच्चों को प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। और वो स्टेडियम जो लंदन का लॉर्ड्स है उसी के थीम पे बन रहा है। अच्छा। इंडोर रहेगा क्योंकि लड़कियों को इतनी इजाज़त नहीं होती है कि वो शॉर्ट कपड़े पहन के खेल सके या, तो इंडोर रहेगा तो हर समय कर सकते हैं तैयारी। हर बिल्कुल। तो आप हर स्पोर्ट्स वहाँ पे शुरू करने वाले, हर स्पोर्ट्स की तैयारी। बिल्कुल। और ये भी हम गवर्नमेंट की स्कूल के साथ में जो खेल मैदान की जमीन होती है गवर्नमेंट की, उनको बना के दे रहे हैं। अच्छा। हमारा प्राइवेट नहीं है। अच्छा। वाओ। तो आप काफ़ी सारी चीज़ें कर रही है, आप में ये हिम्मत कहाँ से आती है? लाइक देखिए, हर एक काम करने में खुशी मिलनी चाहिए। जो हमारे रुचि का काम होता है उसी में खुशी मिलती है और वही मैं करना पसंद करती हूँ। और मुझे मेरे लिए कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे औरों के लिए काम करने में खुशी मिलती है। आई लव द वे आप दूसरी औरतों के लिए भी लिबरेट करना चाहती है ना, सिर्फ अपने लिए ही नहीं और समाज के लिए भी जो सोचती है। और मैंने हमेशा से यही सोचा था, जब मैंने काम की शुरुआत की थी, जब मैं काम करती तो मेरे पास में और भी महिलाएं आती कि हमें भी काम की ज़रूरत है। तो मैं ये नहीं देखती कि पीछे मेरे लिए काम है या नहीं है, जो मेरे हाथ में होता मैं उनको दे देती। भारत के छोटे छोटे गाँवों में बहुत सारी महिलाएं हैं जो ऊंचा उठना चाहती है और कुछ ना कुछ करना चाहती है। अगर वो आपसे किसी न किसी तरह की मदद चाहती है तो आप उनका कैसे हेल्प करेगी? महिलाओं को हमेशा झिझक यही रहती है कि हम कम पढ़ी लिखी है, हम गांव में बैठे हैं दूर दराज, वहाँ से कैसे कर पाएंगे। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जो भी अपने पास में गांव में जो भी चीज़ें हैं जिन पे हम काम करना चाहते हैं, बेझिझक आप शुरू करिए, अपने आप ऑटोमेटिक काम आगे बढ़ेगा। क्योंकि पढ़ाई भी इतना मतलब महत्व नहीं रखती है, जो हम ठान लेते हैं वो हम सीख लेते हैं ना, साथ साथ में सीखते हैं। तो मैंने भी तो ऐसे ही किया था, एक गांव से ही तो थी, मुझे भी हिंदी नहीं आती थी लेकिन किया ना। तो जो काम अपन ठान लेते हैं, खुद पे विश्वास होना जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि खुद पे विश्वास हो और बाकी जो अपन कार्य कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। सही ट्रैक पे चल रहे हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आजकल तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के थ्रू हम कहीं पे भी कोई कोने में बैठे हैं वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। और बच्चे अपने परिवार में पढ़े लिखे हैं तो उनकी मदद ले सकते हैं। तो इस तरीके से काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो पहले था इतना प्रॉब्लम अभी नहीं है। रुमा जी, आप यंग लेडीज़ और औरतों को क्या एडवाइस देना चाहोगी? महिला का सम्मान करें, सपोर्ट करें, अपने हक के लिए खुद लड़े। हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहें, अड़े रहें। थैंक यू रुमा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा, फिर भी आपने कभी हार नहीं मानी और हंसते हंसते अपना लक्ष्य पूरा किया। आपकी रोमांचक ज़िंदगी से आपने काफ़ी महिलाओं को प्रेरित किया। मेरे नज़रों में आप एक ट्रू एंटरप्रेन्योर है। आई सल्यूट यू फॉर योर अचीवमेंट्स। अगर आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हमारा चैनल है
all that she wants.